नमस्कार शरदेंदु सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं आपके साथ अपने विचार का आदान-प्रदान कर सकूँ। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे चैनल पर आए और मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज पहली बार ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मेरे चैनल पर आए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अलग-अलग चैनल्स पर भी आप उनको देखते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल की बांग्लादेश के एनएसए से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जिस दौरान हो रही है, तो उससे पहले बांग्लादेश ने किस तरह से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए भी लगातार भारत पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस मीटिंग को उस पूरे सिनेरियो में कैसे देखा जाए? देखिए, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव दिल्ली में आज हुआ है और उसके तहत हमारे दोनों एनएसओ की बायलैटरल टॉक हुई है और ये बड़ा अहम मुद्दा है कि उसमें क्या बात हुई। दोनों ने मिले और क्या मुद्दे हुए, ये एक स्पेकुलेशन है, लोग अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि किस पे बात हुई होगी। लेकिन जब बायलैटरल टॉक की हम बात करते हैं और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अंजू जी वो है पैट्रिएशन ऑफ शेख हसीना। उनको देखिए मौत की सजा हुई, उनके इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने उनको मौत की सजा सुनाई है और अब वो चाहते हैं कि इनको बांग्लादेश लाया जाए। मेरा मानना है कि शायद इस मुद्दे पे बात हुई होगी, लेकिन जब बायलैटरल टॉक होती है तो उसमें तमाम इश्यूज आते हैं। एक वहां पे जिस तरीके से बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन चल रहा है, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जमायत का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी पे किस तरीके से उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी हत्याएं हुई और तमाम तरीके के हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन थे वो भी जेपरडाइज हुए, काफी हद तक वो भी बैक सीट पे चले गए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और मेरा मानना है कि जब दो एनएसए को मैं बड़े ही अलग दृष्टि से देखता हूँ। ये एक ऐसे सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं जिससे कि देश के जो सिक्योरिटी इश्यूज है उनके ऊपर कंधों पे इनके भार होता है और जब ये बात करते हैं तो ये फैक्ट्स पे बात करते हैं, हार्डकोर सब्जेक्ट पे बात करते हैं, लेफ्ट राइट के इश्यूज को ये हैंडल नहीं करते। तो मेरा मानना है जब हिंदुस्तान के अजीत डोभाल जैसी शख्सियत जिनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, इतने समय से एनएसए हैं, वो हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को समझते हैं, तो उन्होंने जरूर उन मुद्दे को उठाया होगा जिसमें रेडिकलाइजेशन और बांग्लादेश शामिल है, ट्रेड शामिल है, एक एंटी इंडिया नैरेटिव जो बांग्लादेश में चल रहा है उसके ऊपर जरूर बात हुई होगी और जो एक्सपैट्रिएशन है इनका शेख हसीना का, इस पे जरूर बात हुई। देखिए 5 अगस्त के बाद से शेख हसीना हिंदुस्तान में है, हमने उनको असाइलम का दर्जा दिया हुआ है। क्या उनको एक्स्ट्राडिशन कर सकते हैं? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ऐसा होता है जब दोनों देशों में सहमति बनती है तब हम किसी भी व्यक्ति को वहां पे एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है। तो एक स्पेकुलेशन किया जा रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस है कि ये इन मुद्दों पे जरूर बात हुई होगी और आगे आने वाले में दिनों में देखिए बांग्लादेश के जो एनएसए हैं खलीलुर रहमान, उन्होंने बुलाया है एनएसए को, हमारे अजीत डोभाल को बांग्लादेश। तो एक तरीके की शुरुआत होती हुई दिख रही है। डिप्लोमेसी से जो बात आगे नहीं बढ़ रही है, अगर दो एनएसए मिलके अपने राष्ट्र हित की बात करते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस रोड मैप को आगे बढ़ाते हैं तो एक अच्छा कदम होगा। और सूनर और लेटर बांग्लादेश में देखिए इलेक्शन भी होने हैं, तो अवामी लीग क्या उसमें पार्टिसिपेट करेगी, क्या उस पर बैन हटेगा? डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से तो अवामी लीग को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अजीत डोभाल एज ए एनएसए प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर, जिससे कि हम बांग्लादेश को इंश्योर करें कि वो हमारे फेवरेबल एक्शन की बात करें, हमारे तरफ भी बढ़ाने रादर देन पाकिस्तान पे जाने। आज की डेट में हो क्या रहा? पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के तमाम जनरल, पाकिस्तान के नेवल चीफ, तमाम तरीके की ट्रेनिंग टीम बांग्लादेश जा रही, ट्रेन कर रही, चिकन नेक एरिया का सर्वेलेंस कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं और 7 स्टेट को थ्रेटन करते हैं। बार बार वहां के जमायत, वहां की लीडरशिप से ऐसे बयानात आते हैं कि वो 7 स्टेट को कट ऑफ कर देंगे या उनके पास सी रूट नहीं है तो लिहाजा उनको बांग्लादेश पे डिपेंड होना। तमाम तरीके की चीजें मीडिया में चल रही जिससे हम आप सब वाकिफ हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सेंसिटिव है और शुरुआत अच्छी हुई है और इसमें देखिए डिप्टी एनएसए भी मिलेंगे, एनएसए बांग्लादेश जाएंगे भी। तो एक मैं पॉजिटिव तरीके से इसको देखता हूं और जहां तक दोनों के बायलैटरल इशू के हैं उसका एक इंटेलिजेंट गेसवर्क की हम लोग यहां से बैठ के कर सकते हैं। सर, अभी हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में लाल किले पर धमाका हुआ
और फिर उसके तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ते नजर आए। कहा गया कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो तो पाकिस्तान ने एक तरह से बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत भिजवाया, और इस खेल में पाकिस्तान ने अपने आप को तो पाक साफ रखा लेकिन बांग्लादेश को फंसा दिया। तो ऐसे वक्त में जब सुई जो है शक की वो बांग्लादेश की तरफ जा रही है, ऐसे में अजीत डोभाल जो हमारे एनएसए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से डील करने में? देखिए, आज की डेट में इस पूरे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में अगर कोई इसी से लोग खौफ खाते हैं तो वो हमारे एनएसए अजीत डोभाल से हैं। पाकिस्तान में उनकी जितनी ज्यादा चर्चा होती है, आप उनके किसी भी मीडिया चैनल देखें, एक खौफ पाकिस्तान में बैठा हुआ है कि हमारे एनएसए, वो उनका जो डायनेमिक माइंड है वो किस तरफ जाएगा, किस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर करेंगे, उनकी समझ से परे है। तो बांग्लादेश का जब आपने जिक्र किया तो नेचुरली एक रिपोर्ट आई थी कि अमोनियम नाइट्रेट छोटी छोटी खेप में बांग्लादेश से आया हुआ और वहां और दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में इसको इकट्ठा किया गया। और ये जब इस तरीके की बातें होती हैं और जो हालात हैं बांग्लादेश के, उससे किसी भी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पे सजग है, पेट्रोलिंग चल रही है, किसी भी तरीके से के इन्फिल्ट्रेशन को हमेशा फॉयल करने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहते हैं, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता। और जो पाकिस्तान का खेल है बांग्लादेश के थ्रू, ये एक्सपोज्ड है। जिस चीज की नॉलेज हो जाए, जिस चीज को आप पकड़ लेते हैं, उसको काउंटर करना आसान होता है। आज की डेट में जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में इंटरफेयर कर रहा है, जिस तरीके से आईएसआई का वर्चस्व बन रहा है और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार रेडिकलाइज होती जा रही है, जमात की गोदी में बैठी हुई है, हिंदुस्तान की नजर उनके ऊपर है, लिहाजा हमने सारे एक्शन ले रखे हैं। अब ये एनएसए लेवल की जो बात है, इसलिए मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं। पाकिस्तान तो अपने गेम में एक्सपोज है, हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन को और इंटेंसिफाई कर सकता है, लेकिन हमारी जो नीति है, दूसरे के देशों के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारा जो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है और हम अपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो हम पाकिस्तान को चेक जरूर करते हैं। पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं जो हिंदुस्तान में वो करता है उसका जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 0.20 के लिए एक खौफ है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो एक्सपोज हो रखा है, मैं उसको बहुत अहमियत नहीं देता हूं, लेकिन बांग्लादेश को हम किसी भी हालत में अपने फोल्ड से बाहर नहीं जाने दे सकते। एक टेम्परेरी फेज है, ये फेज निकलना है। जब वहां पे इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो जाएंगे, अगर वो फ्री एंड फेयर होते हैं, अवामी लीग उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, हमारे रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन उससे बढ़ेंगे, हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा और फिर बांग्लादेश शायद उसी रफ्तार से प्रोग्रेस करना शुरू कर दे। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक हमें वेट एंड वॉच है, सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहना है और तमाम उन कोशिशों को फॉइल करना है जो पाकिस्तान वहां पे आजमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में एक शख्स है अंजू जी, वो है आसिम मुनीर, जिहादी सोच का आदमी, और हर चीज के लिए जो पाकिस्तान में घटनाएं होती हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो या पीओके की हो, वो हर एक चीज के लिए हिंदुस्तान को या अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान में कोई घटना होती है, हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराता और उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान में वो तमाम तरीके के अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करता है, तमाम फंडिंग लेता है मिडिल ईस्ट से, उनके रिसोर्स जनरेट करता है और हिंदुस्तान के बरखिलाफ तमाम स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रहा है। और उसका रूट क्या हो सकता है? रूट आपका नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, कहीं से भी आ सकता है और इसके वो स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके हिंदुस्तान को कॉर्नर करना चाह रहा है। इसी के तहत मेरा मानना है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके तार जुड़ते हैं जेएनके में। 17 अक्टूबर को देखिए जैश ए मोहम्मद ने पोस्टर लगा दिए थे और उसका अंजाम दिल्ली में ब्लास्ट के तहत हुआ। तो वो ऐसी कोशिशें कर रहा है कि हिंदुस्तान को इस तरीके से उलझा के रखो, जो इन्वेस्टमेंट आना, जो इंडस्ट्रीज आनी, जो कंपनी का शिफ्टिंग चाइना से हिंदुस्तान में होना था, उसके ऊपर ब्रेक लग जाए। और साथ में अफगानिस्तान को वो चोक करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसने सारे ट्रेड रूट का रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा उसको काउंटर किया। हिंदुस्तान ने चाबार पोर्ट खोला, रोड एक्सिस अफगानिस्तान को दिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को दिया, मिडिल ईस्ट को दिया। अगर हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन जाता तो हम यूरोप में भी एंट्री करते हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ असीम मुनीर कर रहे हैं, जिसकी फंडिंग वो लगते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें कल्पिट है, अमेरिका कहीं ना कहीं जब से
पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हुआ है। इस रीजन में देखिए एक तरीके का टर्मोइल हो गया, उथल-पुथल सी मची हुई है और हिंदुस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत इसमें बना हुआ। तो एक बड़ा गेम प्लान है जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल बहुत अच्छे से समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। लिहाजा इस रीजन में अगर स्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के वजह से है, तो एक इसका एक क्रेडिट हमारी जो इंटरनल डायनेमिक्स है, इंटरनल एडवाइजर उनको भी जाता है, जिसमें अजीत डोभाल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, उसमें पाकिस्तान पे पूरे डोरे डाले हुए हैं, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस वो भी अमेरिका होने देगा क्या बांग्लादेश में? क्योंकि यूनुस तो उन्हीं का पिट्ठू है, यूनुस को तो उन्होंने लाकर वहां बैठाया है। और उससे पहले वाले इलेक्शन याद कर लीजिए आप, वो भी उनको लेकर भी तो किस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था वहां पर। उस वक्त जो खालिदा शेख की पार्टी थी उसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इन इलेक्शंस में, ये कहा था कि ये फेयर नहीं हो रहे। तो वो जो माहौल उस वक्त क्रिएट किया गया था, आपको लगता है अब जो चुनाव होंगे वो एक फेयर और फ्री एनवायरमेंट में हो पाएंगे और अमेरिका होने देगा? देखिए, पहले हम अमेरिका की बात कर लेते हैं अंजू जी। अमेरिका ने जिस दिन से टैरिफ लगाया और जिस दिन से वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 का क्रेडिट लेना चाह रहा था सीज फायर का, वो मिला नहीं। तब से वो एक बहाना ढूंढ रहा है हिंदुस्तान को अपने फोल्ड में लेने का। तमाम तरीके के स्टेटमेंट आज देता है, कल बदलता है। और हमारा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री लगातार उनके टच में, तमाम तरीके की रियायतें। और आगे आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि ये जो टैरिफ का उन्होंने हथौड़ा हिंदुस्तान पे चलाया, उस पर रियायत दी जाएगी। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हिंदुस्तान को अपने बरखिलाफ जाना। अमेरिका और हिंदुस्तान एक नेचुरल एलाय है और इंडो पैसिफिक रीजन की अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो यही दो कंट्री उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और अल्टीमेट जो अगर अमेरिका किसी को कॉम्पिटिटर मानता है तो वो चाइना। अगर आप चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में आप चेक नहीं कर सकते हैं तो आपका वर्चस्व विश्व में नहीं बना रहेगा, इसको अमेरिका समझता है। इसके लिए उसको हिंदुस्तान का साथ चाहिए। आज की डेट में पाकिस्तान से उसने रेयर मिनरल डील करनी थी, अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड में उसको अपना पहुंच बनानी थी, लिहाजा उसने पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लिया। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं वो सीपेक को भी चेक करना चाहता था चाइना के, लिहाजा पाकिस्तान को उसने तमाम लुभावने ऑफर दिए और जिसके वो पाकिस्तान उसकी गिरफ्त में आ गया। और हिंदुस्तान और अमेरिका एक नेचुरल लाए हैं। ग्रेजुअली एंड स्लोली जैसे जैसे समय बीतेगा अंजू जी, आपको लगेगा कि देखिए रिलेशनशिप फिर से बनते जा रहे हैं। उससे उसके दो मकसद शामिल होते हैं। हिंदुस्तान को अपने फेवर में लेने से इंडो पैसिफिक रीजन कंट्रोल होता है। कहीं ना कहीं वो पुतिन को भी एक मैसेज देते हैं कि देखिए हिंदुस्तान ने ऑयल आपसे लेना कम कर दिया, तमाम तरीके के गैस की डील हरदीप पुरी साहब ने उनसे साइन किया, वो शुरू हो रही है। तमाम तरीके के ट्रेड में रियायतें, जिसमें कॉन्टिमेंट में देखिए उन्होंने जो है टैरिफ कम किया और कई सारे एग्जम्पशन है जिसमें फार्मास्यूटिकल भी शामिल है, आईटी इक्विपमेंट भी शामिल है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे रिड्यूस होंगे और हिंदुस्तान और अमेरिका फिर से, मेरा मानना है कि फिर से मित्र बनेंगे, उसमें टैरिफ कम होगा। देखिए डिफेंस डील तो आज दिन आपने साइन किया है, डिफेंस डील का भी आगे प्रोग्रेस चल रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म ये सेटबैक है। डोनाल्ड ट्रंप को इतने ब्लेटेंटली ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था, इसमें हम आपकी सभी से एग्री करते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है, दिस माय प्योर असेसमेंट, कि ग्रेजुअली एंड स्लोली ये धीरे धीरे कम होगा और हिंदुस्तान अमेरिका फिर से अलाइ बनेंगे, क्योंकि चाइना एक थ्रेटनिंग पावर है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका का इंटरफेरेंस बांग्लादेश में, जब हिंदुस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट एक होंगे तो बांग्लादेश का इंटरेस्ट भी हिंदुस्तान से मिलेगा। और हिंदुस्तान चाहेगा कि वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। अवामी लीग की गवर्नमेंट ने वन साइडेड इलेक्शन कराया था, सारे लोग जानते हैं, उससे लोग डिससेटिस्फाइड थे। कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने जनमानस के जो सेंटिमेंट है उसको समझने में उन्होंने गड़बड़ी की। स्टूडेंट की डिमांड जब शुरू में हुई थी उसी समय मान लेते। इतने सारे प्रिविलेजेस आपको नहीं देने चाहिए थे किसी एक जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। आपको जनमानस की फीलिंग्स को समझना चाहिए था, उसको आपने रीड करने में देरी की, लिहाजा आपको सत्ता से हटना पड़ा। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे और हमारे बायलैटरल टॉक शुरू होंगे, ट्रेड कॉमर्स शुरू होगा, तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के बरखिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि वहां का जनमानस, हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चरल एफिनिटी इतनी ज्यादा है कि बांग्लादेश कहीं फोल्ड में नहीं जाने वाला। इन तत्वों को जो आईएसआई के हैं, जो अमेरिका का इंटरफेरेंस है, जमात के फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, ये मार्जिनलाइज हैं। 10 से 15 लाख इनकी पॉपुलेशन होगी, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं है। ये उधम करते हैं, आर्सन करते हैं, लूटिंग करते हैं, वायलेंस करते हैं, इसलिए लोग डर के रहते हैं। लेकिन वहां के इंटेलेक्चुअल क्लास आज भी हिंदुस्तान के साथ है और मैं मानता हूं इस चीज को कि बांग्लादेश हिंदुस्तान के ही फोल्ड में रहेगा। आज नहीं तो कल, 4 साल 5 साल, एक डिकेड के अंदर ये चीजें वापस हो सकती है।
वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि वहां के लोगों में इस तरीके की फीलिंग नहीं है। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हिंदुस्तान वो बिल्कुल 100%, चाहे कोर्सिव डिप्लोमेसी करें, चाहे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन करें, चाहे हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, इस देश को हमको अपने फोल्ड में रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका जो हमारा है बांग्लादेश से जुड़ता है, 4,500 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन है, उसको हम इस तरीके से एक्टिव नहीं होने दे सकते, जहां से ड्रग पिल्फरेज हो, जहां से स्मगलिंग हो, जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो, जहां से रेडिकलाइजेशन हो, और जहां से हमारा जो चिकन नेक का इलाका वो भी बहुत सेंसिटिव इलाका है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, रीडिप्लॉयमेंट का प्रोसेस ऑन है, सम न्यू रेजिंग हो रही है। हम इंश्योर करेंगे कि चिकन नेक जितना है, अगर आगे कहीं युद्ध जैसी स्थिति होती तो हम इसको और ब्रॉडन कर सकते हैं। हम 71 में भी इसको ब्रॉडन कर सकते थे, लेकिन जो हिस्ट्री में ना जाके आगे आने वाले दिनों में हमने इस इलाके को पुख्ता कर रखा है। लिहाजा बांग्लादेश में हिंदुस्तान का एक वर्चस्व बना रहना चाहिए, जैसे दोनों एलाय बने रहे। और सर, वो सेंट मार्टिन की जो बात आती है कि वहां पर वो अपना बेस बनाना चाहता है अमेरिका, और ये बात खुद शेख हसीना ने कही थी कि उन्होंने वो बात नहीं मानी, इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हुआ। आपको लगता है कि वो मुद्दा सुलझ जाएगा, या वो वहां पर अमेरिका अभी भी तो चाह रहा होगा ना कि उनकी बेस बने? बगराम को भी तो अमेरिका इसीलिए लेना चाहता है कि उसका इस इलाके में कम से कम वर्चस्व बना रहे। देखिए, सेंट मार्टिन की जो आपने बात की, बिल्कुल आपने सही बोला, इसमें अमेरिका यहाँ बेस बनाना चाह रहा था, और जो बाइडेन की सरकार बहुत इसमें इंटरेस्टेड थी। नहीं, शेख हसीना ने दिया तो कहते हैं कि अमेरिका ने वहां बदलाव करा दिया, लेकिन बदलाव के बाद क्या हुआ? बदलाव के बाद आईएसआई इफेक्टिव हो गया, पाकिस्तान की वहां पहुंच गई, वहां अमेरिका फेल होते हुए देखा। रेडिकलाइजेशन अमेरिका के चार्ट में नहीं है। आईएसआई की एक्टिविटी, जिस तरीके से इस्लामी सेंटिमेंट्स वहां फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह के जमात का वर्चस्व है, अब अमेरिका कहाँ है? अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, मोहम्मद यूनुस को लगा दिया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये देखना पड़ेगा। सेंट मार्टिन से जो आप अपने मिलिट्री इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज आप इंडोनेशिया से भी कर सकते हैं। सेम चीज आप तमाम ऐसे आइलैंड है जहां आपके मिलिट्री बेसिस है इंडो पैसिफिक रीजन, वो कर सकते हैं। तो आज की डेट में किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड पे आप आई जमा के पूरे देश में सत्ता बदल दें, ये कम लॉजिकल लगता है, लेकिन यस, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं साउथ एशियन रीजन में है। अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता है कि ये मार्केट ये ना अपने हाथ से जाने दे, जिसमें हिंदुस्तान ने कई सारे उनके टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माना है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। तो लिहाजा एक तरीके का शॉर्ट टर्म अपीवल जरूर चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सेटल होता दिखेगा। बांग्लादेश में के इंटरेस्ट को अगर अमेरिका के इंटरेस्ट से जोड़ते हैं तो इसमें बहुत मकसद नहीं निकाला जा सकता, लेकिन आप जो बात बोल रही सेंट मार्टिन की, उसमें कुछ लॉजिक हो सकता है, बात इसमें तथ्य जरूर है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे अवेलेबल हैं। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, आपके तमाम मिलिट्री बेसिस इंडो पैसिफिक रीजन में, जिससे आप चाइना को काउंटर कर सकते हैं। आप चाइना को काउंटर करने के लिए बगराम में ही क्यों जाना चाहते हैं, सेंट मार्टिन में ही क्यों नहीं जा रहे? इंडो पैसिफिक रीजन में आपका मलाक्का स्टेट है, तमाम आपके फ्रेंडली कंट्री। क्वाड किस लिए बना था? क्वाड भी इसीलिए बना था कि आप चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में चेक कर सके। उन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, यहाँ सब कुछ पॉलिसी है, पॉसिबल है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज वो क्या कह रहे हैं, कल किस तरीके से बदल जाएंगे, परसों वो क्या बोलेंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके एडवाइजर जो है, जिस तरीके की एडवाइस देते हैं, एट टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप उसको भी रूल आउट कर देते हैं। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इंडिया को आज मेरा मानना है कि अमेरिका और इंडिया को साथ में रह के इस इलाके में रीजनल स्टेबिलिटी देनी चाहिए, जिसमें बांग्लादेश भी एक है। सर, रेडिकलाइजेशन की आपने बात की, बांग्लादेश में बढ़ रहा है। आप देखिए, वहां पर अभी हाल फिलहाल में जाकिर नाइक का स्वागत होने वाला था, लेकिन भारत के शायद दबाव में आकर उसको आने पर बैन लगा दिया गया, वो नहीं आया। वो बांग्लादेश के दौरे पर आने वाला था, वो भगौड़ा जो मलेशिया में बैठा रहता है। और दूसरा, अभी हाफिज सईद का एक करीबी है सैफुल्ला, वो देखिए कैसे बॉर्डर एरिया में घूम रहा था बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, वहां खड़े होकर भाषण दे रहा था, अलग अलग गांव में जाकर बिहार पटना का राग अलाप रहा था। तो वहां पर आईएसआई का दखल, जमात का दखल बहुत ज्यादा हो गया है। बीच में सीआईए का एक एजेंट मारा गया था, अभी खबर ये भी आई थी कि 30 एजेंट जो है वो भी मारे गए हैं। सर, तो वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उनको वाकई काबू में सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल ला सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश के हालात पे सबकी चिंताएं बनी हुई हैं।
हम नहीं चाहते कि हमारे नेबर में एक ऐसा रेडिकलाइज कंट्री क्रिएट हो जाए जहां पे जमात के लोग हों, जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हों, जो तमाम तरीके के माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज करें। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमारे कई सारे ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे तंत्र हैं जो बांग्लादेश में ऑपरेट कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इन सारी चीजों को बखूबी समझते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या स्ट्रिंग खींचा है, किस तरीके से चीजों को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये इनके एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप में आता है। और जो हमारा जो बांग्लादेश में एक तरीके का हम नहीं चाहते कि वो रेडिकलाइज हो, इसके लिए तमाम कोशिशें जारी हैं जो कि हम ओपन चैनल पे नहीं बता सकते। लेकिन पॉइंट इज दिस कि हम उससे अवेयर हैं, हम ऐसी ताकतों को वहां नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरीके से देखिए उनके जो एनएसए ने ईगरनेस दिखाई है हमारे एनएसए से बात करने के लिए, ये देखिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, लेकिन उसमें बायलैटरल टॉक उन्होंने समय निकाला और फिर इनवाइट किया। दिखाता है कि कहीं ना कहीं दोनों देश इस चीज को मान रहे कि अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए और प्रोग्रेस करना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है, तो दोनों को साथ आना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के जितने भी एजेंसीज हैं जो बांग्लादेश में ऑपरेट करके उसको नॉन रेडिकलाइज कर सकती हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकती हैं, उसके तहत हमें सोचना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़े अच्छे नुमाइंदे हमारे एनएसए हैं जो इन सारी चीजों को समझते हैं। और इस रीजन में अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रीजनल सिक्योरिटी की बात करें, तो उनसे अच्छी सोच, उनसे अच्छी पकड़ किसी और देश की नहीं है, ऐसा सभी का मानना है। सर, इस मुलाकात से पाकिस्तान को तो मिर्ची लग ही रही होगी। देखिए पाकिस्तान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ है उनके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, कहीं नहीं दिखते। सिर्फ असीम मुनीर का मैंने बात किया। असीम मुनीर का इसलिए उन्होंने देखिए अपना 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके अपने ऊपर इमेंस पावर ले ली। ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड, ही कैन नॉट बी ट्राइड, और उनको हेड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बन गए, डिफेंस फोर्सेस बन गए, यानी कि नेवी और एयरफोर्स भी उनके अंदर आएगी। तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसे पेडेस्टल पे ले आया कि जिसमें वो कौसी डिक्टेटर हो रखे हैं आज की डेट में, सारी चीजें उन्हीं के थ्रू होती हैं। तो ये आदमी है जिसको एलिमिनेशन चाहिए, जिसको वो अपने पद से हटाना चाहिए। इसके लिए तमाम तरीके की डायनेमिक्स काम कर रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये व्यक्ति खतरनाक है, इस व्यक्ति की जिहादी सोच है, इस व्यक्ति की मदरसा वाली टीचिंग है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 2 बार यूएसए बुलाया, सेंटकॉम की मीटिंग अटेंड कराई, इन सारी चीजों से दिखाता है कि उनको पता है कि किस आदमी को अपने साथ रह के अमेरिका के इंटरेस्ट को पाकिस्तान में प्रोग्रेस करना है। हिंदुस्तान भी इसको चीज समझता है। हिंदुस्तान अगर अपना एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरीके से उनके 4 स्टेट 4 डिफरेंट डायरेक्शन जाना है, आसिम मुनीर को पता नहीं लगेगा क्या हिट किया। लेकिन ये हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा समय देते हैं, अपने आप ही अपने वेट से ही पाकिस्तान के गिरने का अंदाजा लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो रिलेशन है इंटरनेशनल जो एरिना में हमारी इमेज है वो नॉन इंटरफेरेंस की है। लिहाजा लेट पाकिस्तान डाई बाय इट्स ओन वेट, ये हमारी पॉलिसी रही है। और पीओके, जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला था, जिस तरीके से लोग सड़कों पे आते हैं, लोग प्रदर्शन होते हैं, और जिस तरीके से कंपैशन हमारे जेएनके का पीओके से होता है, वो स्वतः ही हमसे मिल जाएंगे। आज की डेट में बलूचिस्तान बल्कनाइजेशन पे है, आसिम मुनीर मीडिया में छाए हुए हैं, जियो पॉलिटिक्स में है, बाहर उनकी इमेज अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी फौज को एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि उनके सैनिकों के वर्दी उतार ली जाती है। आज ये सैनिक उनके पोस्ट छोड़ के भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो और उनके यहाँ खुद भी बहुत बड़ा रिसेंटमेंट है, क्योंकि आप ऐसी गति पे बैठ गए कि बाकी जनरलों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, जनरलशिप तो कोई है नहीं उनके यहाँ। मिलिट्री जब एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में इंटरफेयर करेगी तो वो अपना प्रोफेशनल टास्क कैसे करेगी। तो ओवरऑल ये वीक सिचुएशन है, लेकिन मीडिया में बने हुए जिहादी भाषण देते हैं, नॉन स्टेट एक्टर को प्रेशर देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को शिफ्ट करते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। लेकिन जिस दिन चाहेगा अमेरिका या विश्व की ताकत चाहेंगी तो आसिम मुनीर जैसे कितने लोगों को वो एलिमिनेट कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान को इस फ्रंट पे चेक करने की जरूरत है, जिससे कि वहां लीडरशिप चेंज हो, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, या उनके जो नेता इमरान खान जेल में उनके रिलीज की बात हो, या तमाम तरीके के डिफरेंट डायनेमिक्स हैं जो एक स्टेट दूसरे स्टेट के अगेंस्ट चलाता है, वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अनबीटेबल नहीं है, ऐसा नहीं मैं नहीं मानता हूं। इनको इनका सबक इन्हीं के टर्मिनोलॉजी में सिखाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का इतना खौफ है कि वो घबराए फिरते हैं,
और इसका फायदा उठाते हुए तमाम मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं, पैसे लाते हैं, बैक करते हैं और एक अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये स्थिति पाकिस्तान की हो रही है, जो कि किसी देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। लेकिन सर, अभी आपने वो स्टेटमेंट भी सुना होगा, वो जो पीओके के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अनावरुल हक, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया संसद में कि हमने ही करवाया है ये लाल किले पर जो आतंकवादी हमला, ये हमने ही करवाया, हम और ठोकेंगे। तो जिस तरह से मुनीर खुद को बचाकर बांग्लादेश पर सारा मामला थोपना चाहते थे, अब तो उनको फंसा दिया अनावरुल हक ने, क्योंकि अभी तो उसकी गद्दी छीनी थी, मुनीर ने छीनी ना, तो उसने तो फंसा दिया उनको। तो डरने की तो जरूरत है, ऑपरेशन 2.0 तो कभी भी ऑन हो जाएगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर तो रुका ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही किया। देखिए, असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा वो क्या, उनके देश में ही उनकी खिलाफत हो जाती है। वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। और ये तो सच है कि हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी घटना, कोई भी ब्लास्ट होता है, उसके तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ते हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद से जुड़े, चाहे लश्कर तौबा से जुड़े, या वहां के तमाम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से जुड़े। अब उन्हीं के नेता उनको उनके खिलाफ बात करते, तो इसमें तो पाकिस्तान का रोल क्लियर हो गया। वो तो कहते कि लाल किले से लेके जम्मू कश्मीर के जंगल में कोई भी ब्लास्ट होता है उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। इस तरीके के बयानात आपके यहाँ से जब आते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी, ऐसे आसिम मुनीर, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? आप एक स्टेटमेंट देते कि बांग्लादेश के थ्रू ये टेररिज्म हुआ है, या जो भी इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, आप अपना ही ग्राउंड लूज करते हैं। लेकिन ये सारे लोग इतने मोटी चमड़ी के हैं, इनके ऊपर किसी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने लोगों से, अपनी पॉपुलेशन से, तो आपको कोई मैटर ही नहीं करता। जब आपको, आपका मकसद ही है कि तमाम तरीके के रिसोर्सेज गैदर करो और समय आने पे पाकिस्तान छोड़ के विदेश में जाके बस दो, जैसे उनके पिछले जनरल बाजवा ने किया, वो कहीं और जाके बस गए, इंग्लैंड चले गए। तो इनका मकसद ही यही होता है। देश के लिए तो उन्होंने कुछ सोचना नहीं होता है। एक जिहादी देश हो रखा है, एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और वो न्यूक्लियर वेपन सेल पे है, आतंकवादियों को सेल करने के लिए तैयार है। तमाम मिडिल ईस्ट कंट्री से पैसा लाते ये दिखा के कि हम न्यूक्लियर वेपन आपको दे देंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं। तो देश तो गर्त में जा ही रहा है, साथ में असीम मुनीर की भी क्रेडिबिलिटी खत्म है। देखिए कितने दिन सरवाइव करता है। इनकी एक ही खुशकिस्मती है पाकिस्तान को कि उनको हिंदुस्तान जैसा नेबर मिला। उसकी जगह कोई और नेबर होता तो कब का बाल्कनाइजेशन हो गया, कितनी बार वार हो गए होते, कितने वहां डिस्ट्रक्शन हो गया होता। हो सकता है ये देश ही एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इनकी खुशकिस्मती है, किस्मत के बाद सर भरोसे ही अभी तक चले जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। भारत विस्तारवादी नीति के साथ नहीं चलता है चाइना की तरह। अगर ऐसा होता तो 1971 में जिन जिन जगहों पर हमने कब्जा किया था, हम उन जगहों को छोड़ते नहीं और 93,000 इनके सैनिकों को वापस इनके पास नहीं भेजते। भारत ने तो हमेशा बड़ा दिल दिखाया, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया। लेकिन एक चीज और सर, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो यूएस कांग्रेस में रखी गई है सर। उस रिपोर्ट में तो पहलगाम के हमले को आतंकवादी हमला भी नहीं माना है अमेरिका ने। तो वो रियायत क्यों दी पाकिस्तान को सर? पूरी दुनिया जानती है पहलगाम आतंकवादी हमला किसने करवाया था। हमले के तुरंत बाद उसको ओन अप भी कर लिया था पाकिस्तान के जिहादी गुटों ने। तो उसके बावजूद अमेरिका रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिख पाया कि पहलगाम आतंकवादी हमला था? पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया ना एक तरह से। देखिए, यही पूरे विश्व में आज की डेट में ये मुद्दा बना हुआ है कि ये टेररिज्म को कैसे डिफाइन किया जाए। हर देश अपने अपने पैरामीटर में किसी भी एक्ट को टेररिस्ट एक्ट मानता है या नहीं मानता है। अमेरिका की ये दोहरी नीति रही है, और गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बात करता है, मेरा टेररिज्म तुम्हारे टेररिज्म की बात करता है। किसी को वो मानता है, किसी को नहीं मानता है। पेशावर में अगर एक कार ब्लास्ट हो जाता है तो आप उसको टेररिस्ट एक्ट मानते हैं। हिंदुस्तान के दिल्ली ब्लास्ट को एक्सप्लोशन बोलते हैं। आप तो पहलगाम को भी टेररिस्ट एक्ट नहीं मानते। तो जब तक ये दोहरी नीति बनी रहेगी, पूरा विश्व सफर करेगा। अमेरिका ने 26/11 के बाद से देखिए सबक सीखा नहीं। आपने लश्कर तौबा के आतंकवादियों को मारा, आपने ओसामा बिन लादेन को मारा, लेकिन आपने सबक क्या सीखा? विश्व को आपने क्या टेररिज्म की परिभाषा दी? क्या इंटरनेशनल टेररिज्म पे रोक लगा? किसी भी तरीके से आप टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए तैयार नहीं है। आप उसी सीरिया के हेड ऑफ स्टेट को टेररिस्ट मानते थे और आज उनको व्हाइट हाउस में कंडक्ट करते हैं। तो तमाम तरीके की दोहरी नीति है जिससे पूरा विश्व जानता है। आज की डेट में अमेरिका के आप हेड ऑफ स्टेट है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की मान है। कल आप हेड ऑफ स्टेट नहीं रहेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आपकी सोच को कोई नहीं पूछेगा। एक बड़ा ट्रांजिटरी फेज चल रहा है अमेरिका के अंदर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप
अपने एसेंट्रिक व्यू की वजह से, वन साइडेड व्यू की तरह से और नी जर्क एक्शन की वजह से जाने जाते हैं। वो किसको टेररिस्ट बोलेंगे, किसको टेररिज्म बोलेंगे, कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये दोहरे मापदंड की वजह से पूरा विश्व सफर कर रहा है। इसमें जरूरत है यूनाइटेड नेशन को एक टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करने की, बैन करने के लिए और एक जनरल सहमति बनाने के लिए, जिससे कि इस सारी ताकतों पे लगाम लगाया जा सके और जो इसमें फिट बनता है वो टेररिस्ट एक्ट होगा, उसके प्रति सैंक्शन लगाए। उनके तमाम तरीके ऐसे एक्शन है जिससे वो कंट्री, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसिस्ट करे टेररिज्म पे, अदरवाइज ये रुकने वाला नहीं। अमेरिका शह देता है पाकिस्तान को, अमेरिका शह देता है सीरिया के उन लड़ाकों को जो एक समय में टेररिस्ट होते हैं, आज की डेट में सत्ता में बने हुए हैं। तो इस तरीके की जब दोहरी नीति रहेगी तो विश्व सफर करेगा और हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक मत हो नहीं पा रहा है। लिहाजा हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने सिक्योरिटी इश्यूज को पुख्ता करता है, हिंदुस्तान उसमें वह एक है। और ये खासियत है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये काबिलियत रखते हैं कि किसी भी टेररिस्ट एक्ट को फॉइल करें, किसी भी टेररिस्ट एक्ट का मकबूल जवाब दें। और अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता तो उन सारे ठिकानों को हमने पहले भी किया है, ऑपरेशन सिंदूर में भी किया और आगे भी करते रहेंगे। उनके ठिकानों को हमें अमेरिका का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप टेररिज्म बताइए, नहीं बताइए। हमको यूएन का भी आज की डेट में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक नेशनल रिजॉल्व टू कट डाउन दिस टेररिस्ट एक्ट, और उसके लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेसन दिया है, नहीं मानेगा तो फिर उसका इंतजाम किया जाएगा। और तमाम हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के स्टेटमेंट, एयरफोर्स चीफ के स्टेटमेंट आप देख लीजिए, हमारा हिंदुस्तान एक है। नेवल चीफ के भी स्टेटमेंट देख लीजिए। सारे जब ट्राई सर्विसेज का एक मैशिंग अप होता है, जब मिलजुल के काम करते हैं, तो पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिहाजा हम बांग्लादेश से भी इसीलिए चिंतित नहीं है। बांग्लादेश को हम कभी भी किसी भी तरीके से सबक सिखा सकते हैं, पाकिस्तान को सिखा सकते हैं। मकसद ये नहीं, मकसद है रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल कॉपरेशन का। लिहाजा अमेरिका कुछ बोले, हिंदुस्तान को उसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका का टैरिफ ने देखिए हमारा कुछ नहीं कर पाया, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वैसी है, हमने ऑल्टरनेटिव मार्केट देख रखा है, तो हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है। हम मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम उस पर स्टिक करते हैं और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको करेगा। हम डिपेंडेंट नहीं है। लेट अमेरिका से एनीथिंग अबाउट टेररिज्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इधर अमेरिका में वो रिपोर्ट रखी गई जिसमें पहलगाम को आतंकवादी हमला नहीं माना, और वहीं मॉस्को में एससीओ के समिट में हमारे विदेश मंत्री ने किस तरह से पाकिस्तान के सामने दो टूक कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद आतंकवाद होता है। तो भारत अपना मैसेज बिल्कुल क्लियर रख रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली सोचता है, उसको किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आतंकवाद की घटना है या नहीं है। और साथ ही साथ अगर बांग्लादेश के एनएसए को भारत में बुलाया गया है तो उनकी अच्छी खासी क्लास भी हुई होगी, क्योंकि 1-to-1 टेबल पर बैठने की इस वक्त हैसियत है नहीं बांग्लादेश की। जिस तरह के दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है, उसको खुद अपने को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए भारत के सहारे की सख्त जरूरत है। तो देखते हैं अब भारत की स्ट्रेटेजी बांग्लादेश को लेकर क्या रहती है। आपने सर समय निकाला, बड़े ही विस्तार से बहुत ही गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। आपका चैनल दिन दूनी तरक्की करे और आप ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे और अपनी बात को रखिए। जिस तरीके से आप टॉपिक रेस करते हैं, जो आपने इश्यूज रेस किए, आज तक किसी ने इतने डेप्थ में, इतने फैक्चुअल नॉलेज के साथ नहीं वो किया है, चैनल पे नहीं डाला है। बड़े छोटे 5-7 मिनट के आप क्लिप दिखाते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर नहीं होती। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपकी नॉलेज को सलूट करता हूं और आगे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ज्वलन मुद्दों पे बातचीत करके अपने दर्शकों का ज्ञानवर्धक करेंगे और साथ में एक सोच जो आपके अंदर है वो अपने दर्शकों में डालने की कोशिश करेंगे, जिससे वो जागरूक नागरिक बन सके। बिल्कुल सर, आपको भी समय समय पर मेरे चैनल पर आते रहना होगा और मुझे समय देते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।